एवरीवन। हम लोग देख चुके थे भारत का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, कितना टाइम लगा संविधान बनने में, कब लागू हुआ, किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीजें जितनी भी थी वहां हम पूरी देख चुके हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का लागू हो गया, है ना। बहुत सारे प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे और जो बाकी के था वो पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जैसे कि पता है कि भारत का संविधान मतलब सबसे बड़ा और लिखित संविधान है पूरे विश्व में देखा जाए तो, मतलब एक बहुत अच्छी उसकी वह है, तो इसलिए इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि इसको बाकी देशों के संविधान से अलग बना देती हैं, है ना। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मींस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और उसमें अपनी भाषा में डाल के आप उसको और थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश किया कीजिए। जिससे कि क्या है, जब आप क्या है, ये कोई स्कूल के एग्जाम नहीं होते एमपीपीएससी के कि आप बिल्कुल आंसर आपने रख लिया और वही आपको उसी फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मीन्स में क्वेश्चन थोड़े से घुमा के भी आ सकते हैं, स्टैंडर्ड अब बढ़ गया है एमपीपीएससी का, तो आपको अपना दिमाग थोड़ा चलाते रहना चाहिए कि इस आंसर को, ठीक है मैम ने इस तरीके से ये फॉर्मेट बताया था, मैं इस तरीके से और लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं संविधान की प्रमुख विशेषता। मैंने ये इसलिए बोला कि इसमें से एक तो 3 नंबर में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम संविधान की प्रमुख विशेषता, तो जैसे कि उसमें हम लिख देंगे कि लिखित संविधान है या फिर कठोर है एवं लचीला है, तो 3 नंबर में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में भी आ सकता है, भारत का संविधान कठोर परंतु लचीला है, स्पष्ट कीजिए क्यों ऐसा कहते हैं कि कठोर भी है और लचीला भी है, मतलब दोनों जो अपोजिट चीजें हो गई ना, एक कठोर है एक लचीला है, तो क्यों कहते हैं कि कठोर भी है लचीला भी है। ओवरऑल देखा जाए तो किसी और देश के संविधान से थोड़ी बहुत तुलना करके या फिर संविधान की प्रमुख विशेषताएं आ सकती हैं, आपकी 11 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब क्या है 11 नंबर की वर्ड लिमिट कम कर दी है, तो मतलब अब आपको उन क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा जो थोड़े कम वर्ड्स के थे। पहले 15 नंबर के आते थे तो बड़े आते थे, मतलब आंसर उनके बड़े लिखना पड़ते थे, तो आप थोड़ा सा छोटा भी वो पूछ सकते हैं आपसे। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले तो हम छोटी सी चीज को इसे रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान क्या होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन आज हम फिर इससे देख लेते हैं। तो संविधान क्या होता है, संविधान मैंने आपको पहले भी बताया था, संविधान जो है किसी भी देश का मौलिक ढांचा प्रस्तुत करता है ना। किसी भी देश का मौलिक ढांचा किस तरीके से होगा और वहां पर राजनीतिक व्यवस्था का जो है आधार प्रस्तुत करता है किसी भी देश का संविधान। ठीक है, वहां पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही होता है ना। संविधान का क्या कार्य है कि कार्यपालिका में कौन सी शक्तियां निहित होंगी, विधायिका में कौन सी शक्तियां होंगी, न्यायपालिका में कौन सी होंगी, जिससे आगे जाके अंतर्द्वंद ना रहे, है ना, तो इनके बीच में भी एक सामंजस्य स्थापित हो, यही संविधान का कार्य है। जैसे कि हमने जब संविधान का जस्ट स्टार्टिंग किया था तो उसमें हमने देखा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान जो है वह भारत के नागरिकों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। इसीलिए हमने देखा कि यहाँ का जो संविधान है उसमें लगभग 60 देशों से कुछ प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है किसी भी एक देश से पूरी ही चीजें उठा ली गई हो, जहां पे ऐसा लगा कि हाँ ये भारतीय नागरिकों के लिए यह चीजें एक तरीके से फायदेमंद है, इससे मतलब उनको फायदा होगा, ये अगर हम संविधान में डालेंगे तो उस तरीके की चीजें ले ली गई। या फिर हमारे जो पुराने अधिनियम थे, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे बहुत सारी चीजें ली गई, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे देशों के संविधान का जो सार था, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि ऐसा लगा कि हाँ भारत के लोगों के लिए जरूरी है, वो चीजें ली गई। ठीक है, इसके बाद फिर बात की जाए कि भारत के संविधान में फिर एक और खास बात आ जाती है कि यह सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जैसे ब्रिटेन का भी संविधान है लेकिन वह लिखित नहीं है, मतलब बहुत सारे एक्ट्स हैं जो लिखे हुए हैं, उन सबका मिश्रण करके वह संविधान के रूप में होता है। लेकिन एक तरीके से जो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है वह संविधान कौन सा है, हमारे भारत का संविधान है, जो कि इतना बड़ा है और लिखित है
और इतने साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी वह प्रभावी है। मतलब उसमें हर एक चीज का वर्णन है। अगर वर्तमान में भी कोई परिस्थिति है तो उससे भी कैसे हैंडल करना है, तो वह कहां से देखा जाता है, संविधान से देखा जाता है। मतलब कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी उस समय संविधान निर्माताओं की। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है भारत के संविधान में कि जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके बाद जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें ये पहले ही तय कर दिया गया था कि किसी भी मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मतभेद होगा तो हम वोटिंग नहीं करवाएंगे। मतलब ऐसा है कि इतने सारे लोग बैठे हैं तो हम उसमें कोई भी अनुच्छेद या अनुच्छेद डाल रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आधे लोग उसमें राजी हो कि इसमें ये डालना चाहिए और आधे लोग उससे संतुष्ट ना हो, मतलब उस प्रक्रिया से। तो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई वोट करो, हाथ ऊपर उठाओ कि कितने लोग चाहते हैं कि ये डले, कितने लोग चाहते हैं कि ना डले, और मेजोरिटी जिसकी हो वो हम कर दें। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं हुई थी संविधान के गठन के टाइम। यह पहले ही मना कर दिया गया था। अगर मान लो कभी ऐसी स्थिति आई कि संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद है कि मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर दोनों लोग एक मत नहीं है, मतलब पूरे लोग एक मत नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, परंतु संविधान का निर्माण आपसी सामंजस्य से ही होगा, उसमें वोटिंग जैसी कोई चीज नहीं होगी। अब बात ये आ जाती है कि भाई क्यों मना किया, कि वोटिंग हो जाती तो भी क्या दिक्कत थी। अब देखिए वर्तमान में हम देखते हैं कि किसी और देश का किसी और पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी का बन जाता है, तो वो पुरानी वाली पार्टी पर वो लोग सवाल उठाना चालू कर देते हैं कि आपके उसमें ऐसा किया गया या जो भी है, या मुख्यमंत्री के टाइम भी देख लेते हैं हम स्टेट्स में, है ना। तो अब आज के डेट में ऐसी परिस्थितियां ना आए कि मतलब कोई सा ऐसा अनुच्छेद है जिससे सब लोग खुश नहीं है, तो मतलब लोग ये कहने लगे अरे ये तो जो नेता था उस समय संविधान सभा का सदस्य था, ये इस पार्टी को बिलोंग करता था, तो इसलिए मतलब इन्होंने ये डाल दिया, हम अगर होते तो हम ये नहीं डलने देते। तो मतलब आज के जमाने में किसी को भी ऐसा सवाल करने का मौका ना मिले, क्योंकि उस समय क्या था, आपसी सामंजस्य से इसका निर्माण हुआ था। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जहां पर कि ऐसा हो कि कुछ सदस्यों ने हाँ कह दिया, कुछ ने ना कर दिया। बीच का रास्ता निकाल लिया गया था कि जिससे सारे पक्ष सहमत हो, किसी को भी उसमें ये ना हो कि नहीं मेरी इसमें सहमति नहीं है। ठीक है, तो ये चीज नहीं हुई थी। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रमुख विशेषताएं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं सारी विशेषताएं, फिर उसके बाद हम एक एक को अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलेंगे। चलिए, तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो पहली तो यही आ जाती है कि लिखित संविधान है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, निर्मित लिखित और विशाल संविधान। बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आ जाती है संविधान की सर्वोच्चता। अभी हम अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। सर्वोच्च, ठीक है। फिर तीसरी आ जाती है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। है ना, ये जैसा कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था इसका। फिर संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। फिर पांचवी आ जाती है संसदीय व्यवस्था। है ना, ये आप इसको चाहे तो लिख लीजिए, फिर मैं भी डिटेल करूंगी तो सारी चीजों को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, 5 हो गई। फिर छठवीं आ जाती है स्वतंत्र न्यायपालिका।
प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। आठवीं आ जाती है प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तांत्रिक गणराज्य। फिर कुछ अन्य भी हैं, हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अन्य विशेषताओं में डाल लेंगे उनको, है ना। कुछ अन्य भी हैं जैसे एकल नागरिकता है, ये सारी जो है मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, यहाँ सारे हम इसमें अलग से डाल लेते हैं। आप चाहो तो अगर मान लो 11 नंबर का आ जाए तो आप इनको भी अलग पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या ये बिल्कुल विशेषताएं हैं, मतलब जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रमुख विशेषताएं एक तरीके से। फिर ये अन्य विशेषताएं हैं जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, है ना, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, पंथ निर्देश। तो ये हो गई प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। चौथी है संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। उसके बाद है संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। फिर प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अन्य विशेषताओं में हमने देख लिया एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और पंथ निरपेक्ष। तो अब जो पहला पॉइंट है वह है कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कि यह जो भारत का जो संविधान है वह निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है। इसको आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। 3 नंबर में, 5 नंबर में या 11 नंबर में जिसमें भी आए, मैं जो बोल रही हूँ आप चाहे तो उसको लिख लें, है ना। मैंने पूरी चीजें इसीलिए नहीं लिखी, इतना सारा लिखने से बेटर है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, है ना। तो निर्मित, लिखित और विशाल, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हमने लिखा। जैसा कि जब मैंने आपको बताया संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान को बनाने के लिए अलग से एक सभा का गठन किया गया, है ना। मतलब यही ये चीज दर्शा देता है कि संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम के जो नेता थे 4-5 नेता बैठ के चलो संविधान बना के, नहीं, है ना। मतलब पता था कि यह कितना महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के लिए, तो इसीलिए इसके लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया गया और उसके बाद भारत का जो संविधान है वह बना और उसमें कितना वक्त लग गया, है ना, यह भी हमने देख लिया था। तो इसलिए मतलब निर्मित है ये, क्योंकि पूरी संविधान सभा का गठन हुआ और उसके बाद बना। अब जैसे ब्रिटेन का संविधान है तो संविधान, लेकिन वहां लिखित नहीं है कहीं पे भी। जो भी पुराने एक्ट्स वगैरह है उन सबका एक बंच है और उसी को संविधान के रूप में माना जाता है। ना ही इतना विकसित है जितना हमारा संविधान है ना। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता हो जाती है। विशाल संविधान है। अब विशाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई हमने देखा ना कि उसमें हमने 60 देशों से जो प्रमुख प्रावधान थे, जो उनका सार था, जो ऐसा लगा कि हाँ भारतीयों के लिए यह सही है, वह चीजें ले ली। प्लस जो पुराने भारत शासन अधिनियम जो इंग्लैंड में जो लगाए थे, ब्रिटिश शासन ने जो लगाए थे, उनमें से जो चीज ऐसी लगी कि हाँ ये चीजें सही हैं, जो कि मतलब भारत के लिए ठीक रहेंगी, तो वो चीजें ले ली। और उसके बाद फिर क्या किया गया? भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। फिर विशाल इसलिए भी है कि जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को,
तो उसमें क्या था, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो मतलब कितना विशाल संविधान है, क्योंकि उस समय यह माना गया कि ऐसा संविधान बनाओ कि आगे जाके ऐसा ना रहे, मतलब हर पक्ष को यहाँ पर कवर कर लिया जाए, और जो कुछ पक्ष रह भी गए थे तो वह भी फिर धीरे धीरे बाद में संशोधन के द्वारा उनको भी डाल दिया गया। जैसे पंचायती राज व्यवस्था वगैरह उस समय नहीं हो पाया तो वह बाद में हो गया था, है ना। तो इस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है भारत का। अब दूसरी बात आ जाती है संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत का जो संविधान है वही सर्वोच्च है। अगर कोई भी कार्य हो रहा है वहां अगर संविधान के हिसाब से सही नहीं है तो उसको बिल्कुल गलत ठहरा दिया जाएगा, है ना। मतलब ये है कि कोई भी कानून पारित हो गया, कोई भी कानून है या कोई भी आदेश जारी कर दिया सरकार ने और जो कि संविधान के हिसाब से सही नहीं है, तो उसको क्या खारिज कर दिया जाएगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह संविधान के हिसाब से वह सही नहीं होता, संविधान के मूल्यों पर वह खरा नहीं उतरता, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि संविधान के अगर आधारभूत ढांचे के विरुद्ध कोई भी कानून लाया जाएगा तो उसको अयोग्य या अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मौलिक अभी आगे भी आएंगे कि मौलिक अधिकार आदि हैं, तो बोल देते हैं कि भाई इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर सरकार ये कानून लेके आई तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो वहां पर क्या होगा, फिर जाएंगे हम न्यायपालिका, तो न्यायपालिका क्या निर्णय लेती है कि हाँ इसमें हनन हो रहा है तो भाई उसको गलत ठहरा दिया जाए, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण एक मतलब प्रमुख विशेषता है भारत के संविधान की। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे उपबंध हैं जिनमें अगर संशोधन करना है, ठीक है, संविधान में संशोधन होना है, मान लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया था तो उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक ये प्रक्रिया भी है कि संशोधन के द्वारा संविधान में परिवर्तन कुछ हो सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे उपबंध रहते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान रहते हैं उनमें अगर आपको संशोधन करना है तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं रहती है, कुछ ऐसे संशोधन रहते हैं कि अगर वहां पर आपको संविधान उसमें उपबंधों में संशोधन करना है तो आपको क्या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता है, तो ये तो कठोर हो गया संविधान, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, विशेष उपबंधों की आवश्यकता है ना। अधिकांश उपबंध ऐसे हैं जिनको संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कुछ पर तो ऐसा होता है कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त करना होता है, मतलब राज्यों का भी समर्थन चाहिए। कुछ तो ऐसे उपबंध है उनमें अगर आपको संशोधन करना है तो क्या चाहिए, मतलब संसद को अगर संशोधन करना है तो क्या चाहिए, राज्यों की भी जो है वहां सहमति चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो कठोर बना दी इसने तो संविधान को, है ना। लेकिन कुछ ऐसे उपबंध होते हैं उनमें अगर आप संशोधन करना है संसद को तो वहां साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। तो उसने क्या बना दिया, संविधान को लचीला बना दिया, है ना। साधारण बहुमत द्वारा भी हो जाते हैं कुछ, तो वहां पर क्या है, संविधान लचीला हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर अलग एक चीज और आ जाती है, संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। अगर याद होगा जब हमने लोकतंत्र पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको डिटेल में बताया था संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, लोकतंत्रात्मक शासन एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर, संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। अनुच्छेद 1 के हिसाब से देखा जाए तो वह भारत को एकात्मक राज्य घोषित कर देता है ना। क्या है कि भारत एक एकात्मक राज्य है,
ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार तो। लेकिन वैसे देखा जाए तो क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है भारत में। एकात्मक तो है, लेकिन संघात्मक क्यों मिलती है? क्योंकि संघात्मक शासन की प्रमुख 3 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब क्या क्या विशेषताएं हैं कि लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक है, लिखित संविधान होना चाहिए। फिर दूसरी विशेषता ये है कि सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये समझ लीजिए आप, लिख लीजिए, है ना। और फिर तीसरा क्या है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो ये तीनों चीजें भारत में मिलती हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था, लेकिन यहाँ पर ठीक है शक्तियों का विभाजन भी है, लेकिन राज्य अपने आप में पूरे स्वतंत्र नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है जैसे अमेरिका में है। संघात्मक शासन प्रणाली है कि मतलब राज्यों की अपनी अलग शक्तियां हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में भारत में क्या हो जाता है, अगर आपातकालीन उपबंध आदि लगे तो पूरी शक्तियां कहाँ चली जाती है, केंद्र की ओर चली जाती है। तो क्या हो जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। तो जनरली तो संघात्मक रहती है, लेकिन आपातकाल के समय एकात्मक हो जाती है। लेकिन एकात्मक भी ऐसी नहीं है कि राज्यों के पास कोई शक्ति ना हो, पूर्णतः एकात्मक भी नहीं है, क्योंकि राज्यों के पास भी विशेष शक्तियां हैं, है ना। तो राज्यों के बीच के पास भी शक्तियां हैं, केंद्र के पास भी है, शक्तियों का विभाजन है। संवृत्ति सूची जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और दोनों जो हम सूचियां पढ़ते हैं उसमें तो विभाजन भी है उनकी शक्तियों का। ठीक है, तो संघात्मक है किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर अगला जो पॉइंट है वह है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन राष्ट्रपति तो बस नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये सर्वोच्च जो पद है वह राष्ट्रपति का है। लेकिन प्रमुख शक्तियां किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में, है ना। और मंत्रिपरिषद कब तक प्रभावी रहती है, जब तक उनको बहुमत प्राप्त होता है ना, तब तक वह बनी रहती है। तो समस्त शक्तियां तो है प्रधानमंत्री में निहित, और जो राष्ट्रपति है वह क्या है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो इस तरीके से क्या है, संसदीय व्यवस्था है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय पर किसी का भी दबाव हो। सर्वोच्च न्यायालय हर एक बात में मतलब अपना फैसला सुना सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय संसद के अधीन नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी पूरा उसमें उपबंध दिए गए हैं संविधान में, है ना। जब हम पूरा पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा उसमें। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं ये वाला फैसला तो हम लोगों के अपोज में जा रहा है तो आप ये सुना दीजिए, तो ऐसा नहीं है। न्यायपालिका ये सबसे स्वतंत्र है ना। वह अपने आप में एक अलग इकाई है और वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संसदीय प्रभुता का न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, तो इसका क्या अर्थ है, मतलब भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि ब्रिटेन की तो संसदीय प्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है भारत में। मतलब यहां से तो ले ली कि संसदीय प्रभुता की संसद मतलब कहां तक बिल्कुल टॉप पर रहेगी, और उसके बाद न्यायिक सर्वोच्चता किन मामलों में है, इन दोनों का समन्वय भारत के संविधान में। ये चीज तो आई ब्रिटेन से, ये वाली चीज आई अमेरिका से। संसद तो ये है कि नियम बना देगी, ठीक है, लागू कर देगी, उसके बाद वह नियम सही है या नहीं, अगर कोई यहाँ जाके अपील कर देता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वह उस नियम को प्रभावी या अप्रभावी बनाने के लिए कह सकती है ना। तो वह क्या उसका अंतिम व्याख्या कर सकती है। तो संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब प्रभुता संपन्न मतलब क्या होता है, संपूर्ण शक्ति, है ना। मतलब भारत जो है वह एक स्वतंत्र देश है और संपूर्ण शक्ति किसमें है, भारत के ही पास है। मतलब ऐसा नहीं है, एक संप्रभु राज्य है भारत, और ऐसा नहीं है कोई भी विदेश आदि उसकी किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सके, है ना। वह अपने डिसीजन लेने के लिए खुद स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद
लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत हो क्रम के जो राष्ट्रपति है जो वह सर्वोच्च पद है तो राष्ट्रपति का बेटा इसके बाद राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत एक प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके बाद इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी आ जाती हैं, जैसे कि एकल नागरिकता। अमेरिका में हमने देखा संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन उसमें क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ना, केंद्र की अलग और राज्य की अलग। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमको एमपी से यूपी जाना है तो उसके लिए दूसरा नागरिकता लेनी होगी। हाँ, वो जो एक डोमिसाइल होता है वहां अलग है, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वीजा वगैरह बनवाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एकल नागरिकता है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं उनके कई अधिकार हैं कि वह इनके खिलाफ, मतलब अगर कोई उनका हनन कर रहा है तो वह कोर्ट में जा सकता है ना, न्यायालय में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है, जिन अधिकारों को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता था उनको नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। लेकिन बस अंतर सिर्फ ये है कि नीति निर्देशक तत्वों में हम न्यायालय में जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि मेरे इस नीति निर्देशक तत्व का हनन हुआ है ना, मतलब कोर्ट में इनके खिलाफ चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इधर पे दी जा सकती है, हम वहां पर जाके कोर्ट में कह सकते हैं कि हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। फिर उसका मूल कर्तव्य है, नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। फिर पंथ निरपेक्ष है ना। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं या भारत के संविधान को विशेष बना देती हैं, है ना, भारत के संविधान को बाकी देशों के संविधान से अलग बनाती हैं ये सारी विशेषताएं। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, संघात्मक किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है, संसदीय व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय प्रभुता व न्यायपालिका की सर्वोच्चता में समन्वय है। उसके बाद प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। अन्य विशेषताएं हैं जैसे कि एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले टर्न पे हम इसकी कुछ और चीजें हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, मतलब संविधान से ही रिलेटेड है, वह डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। ठीक है, ओके, थैंक यू।